which are used for the treatment of depression. आपका साइकोफार्माकोलॉजी का ये लास्ट पार्ट है, drugs which are used for the treatment of depression. In this they are called antidepressants. अब बेटा यहाँ पर एक बहुत महीन तरकीब है समझने के लिए कि कई बार किसी दिन हमको बुरा लग रहा है, तो क्या ये डिप्रेशन? कई बार हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये डिप्रेशन है? और क्या यहाँ पर ट्रीटमेंट जरूरी है? वो ये बोलते हैं कि नॉर्मली डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आपको जरूरी नहीं है, अपनी शॉर्ट टर्म परसिस्ट कर रहे हैं, वही समय के लिए, ठीक है? हमें प्रॉब्लम किससे है? मेजर डिप्रेशन। बेसिकली अगर आप देखोगे डिप्रेशन के टाइप, तो ये दो तरीके से लोगों में होता है। एक तो एक आदमी जो डिप्रेशन में रहेगा वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, इसको लंबे समय तक कौन सी कंडीशन में है? डिप्रेसिव फेज में, हमेशा वो लंबे समय तक डिप्रेसिव फेज में है, जिसे बोला जाता है यूनिपोलर डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिपोलर डिप्रेशन, ठीक है? तो जो दूसरा है वो है बाइपोलर साइक्लिक डिप्रेशन। बाइपोलर साइक्लिक डिप्रेशन, यूनिपोलर डिप्रेशन और दूसरी कंडीशन हो जाएगी बाइपोलर साइक्लिक डिप्रेशन। यूनिपोलर डिप्रेशन मतलब सिंपल आप बोलोगे डिप्रेशन में है, वो क्लियरली विजिबल होगा, क्लियरली अपेरेंट, वो आपको सामने समझ में आ जाएगा कि वो डिप्रेशन है। लेकिन अगर बाइपोलर साइक्लिक डिप्रेशन होगा, साइक्लिक मतलब फेज क्या होते रहेंगे? चेंज हो जाएगा। अभी आपको लगेगा ये मैनिक कंडीशन में आ गया, मतलब हाइपर एक्साइटेड हो जाएगा, फिर अचानक से लो एनर्जी में चला जाएगा, फिर हाइपर एक्साइटेड हो जाएगा, फिर लो एनर्जी में चला जाएगा। इसलिए बेटा वर्ड कौन सा यूज किया गया? साइक्लिक। अब इन दोनों में आपको क्या लग रहा है किसको ट्रीट करना ज्यादा मुश्किल है? यहाँ पर आप क्लियर, यूनिपोलर में आप क्लियर है कि हमें किसको ट्रीट करना है? डिप्रेशन। मैनिया में आप लोग क्लियर है कि हमें किसको ट्रीट करना है? मैनिया। वी आर गोइंग टू ट्रीट मैनिया। मैनिया मतलब बेटा हाइपर एक्साइटेड, मतलब आदमी बिल्कुल एक्साइटेड है, लगातार जल्दी बोले जा रहा है, रैपिड स्पीच है और एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, दैट इज मैनिया, ठीक है? तो मैनिया को ट्रीट करना भी आसान है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर, ठीक है? अब अगर यूनिपोलर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे डेंजरस माना जाता है मेजर डिप्रेशन। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप कैसे पहचानोगे मेजर डिप्रेशन पेशेंट को? ये मेजर डिप्रेशन बॉडी एक्टिविटी, मतलब आपको लो एनर्जी दिखती है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फेस एक्सप्रेशन, मतलब आपको लगता है डिप्रेशन वाला पेशेंट हमेशा दुखी रहेगा। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, मतलब कई आपको ऐसे लोग मिलेंगे आपको पता भी नहीं रहेगा कि वो डिप्रेशन फेज से गुजर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल बात करेंगे, सबसे ठीक तरह से आपको लगेगा कि अंदर क्या चल रहा है उनके वो आपको समझ में नहीं है, और ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। नेगेटिविटी कॉमन है, क्योंकि उस आदमी से 10 मिनट आप बात करोगे तो हर चीज में वो नेगेटिविटी निकाल देगा। आप बोलोगे यार सूरज की रोशनी कितनी अच्छी लगती है, जलाता भी तो वो वहां से कहां से कौन सी जगह से वो नेगेटिविटी निकाल के लाएगा, वो हर चीज में नेगेटिविटी लाएगा, लो एनर्जी में रहेगा, आप चाहते ही कुछ नहीं कर सकते। अब कई बार या मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर डिप्रेसिव केस में पेशेंट को पता रहता है वो डिप्रेशन में है और वो इस तरह की कंडीशन में उसको लगता है दुनिया से जीत, लगता है कि बस मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा कि ध्यान से आप देखना, और शायद आपको मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स मेजर डिप्रेशन के वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा।
व्यू देखिए इधर से पड़ रहा है ना, आपको साइड से पड़ रहा है, मेरा व्यू इधर से पड़ रहा था। ज़्यादा तो नहीं हो रही, पर यहाँ इतना ज़्यादा जाम नहीं करेगा। प्रद्युम लाइट बंद करो। Transfer edit करो। साउंड क्वालिटी सर आइए ना क्लियर नहीं पिछले गुरुवार को मैं कभी जाने की कोशिश की, तो खास मजे नहीं है, कोई तनाव नहीं है, मन घूम गया है। वही शोर आवाजें, घर थाना थाना घर थाना, मौसली हड्डी बड़े लाशें। आए दिन अपने कमी से खून के धब्बों को धोना। शिकायत नहीं है, पुलिस की नौकरी की तो उतना तो हो गई। अजीब सा एहसास है, अजीब। इस रोज मेरा दिन निकलता है, मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। मुझे लगा भाई जो जिंदगी गाड़ी चल रही है, इसकी जो चेन खींचता हूँ तो मैं उतर जाता हूँ। तो किया क्यों? 3 बजे पहले तो 100 ग्राम मिलती है, इसकी गोली 45 रुपए की आती है, गोली सरकारी होती है। मैंने कहा यार सुकून खरीदने के लिए मैं सारा पब्लिक का बजा क्यों वेस्ट करूँ? दूसरी मेरा स्टैंड है मुन्ना, उसको रिलेटिव आए हुए थे हरियाणा से, जिनसे होली थी। मैंने सोचा मर जाऊंगा तो उसकी होली खराब हो जाएगी। तीसरी जैसे ही पिस्तौल की ठंडी ठंडी नली मेरे माथे पे लगी, मेरा ध्यान गया खिड़की की तरफ। और खिड़की के बाहर एक बहुत ही खूबसूरत इंद्रधनुष था। मैंने सोचा इसको देखते देखते तो नहीं मरा जा सकता है। खिड़की बंद करने के लिए खिड़की बंद की, मैंने वापस लौटा तो वो मोमेंट चला गया, वो डूब गया। उसके बाद इसी को जिंदगी कहते हैं मेरे भाई। अच्छा ये बताओ, नींद तो आती है ठीक से? नहीं आई। कितने दिन से नहीं सो रहे हो? 4-5 दिन। 4-5 दिन। आखिरी बार किसके साथ सोए थे? कब सोया था? पिछली बार जब मैं गाँव गया था, वहाँ की गोद में सड़क के लेटा था, वहाँ सो और गहरी नींद आई थी। वो सोता रहा। नींद दिमागी गोद में आते हैं पड़ जाए। Anyway, मैं तुम्हारी गोलियां बदल देता हूँ। शायद इससे कुछ नींद आए, इससे भी फर्क नहीं पड़ा तो we might have to try some radical treatment. Very good. Shock नहीं shock. Okay.
That's how I feel. यहाँ पर बेटा आपने जो देखा परफेक्ट सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ये मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आपको ये लगता है कि कोई डिप्रेशन में पेशेंट रहेगा और वो इस तरह से आपको मिलेगा कि बिल्कुल दुखी सा एक तरफ कोने में बैठा हुआ है, वैसा नहीं। These are the perfect symptoms of a depressive patient. वो आपको एक नॉर्मल आदमी की तरह देखते हो, लेकिन सबसे एक डायलॉग में यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, वो क्या बोलता है? मैंने सोचा इस जिंदगी की गाड़ी की चेन खींच दो और उतर जाओ, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है जिंदगी जीने के लिए, वो इंटरेस्ट क्या हो गया है, खत्म हो गया। ठीक है, ये जो गाना मैंने आपको सुनाया, इसमें बहुत हद तक डिप्रेसिव पेशेंट की हालत का है। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी। आदमी हर समय हर वक्त इसको ढूंढ रहा है, खुशी, लेकिन ब्रेन बार बार क्या ला रहा है, नेगेटिविटी। ब्रेन बार बार सामने क्या ला रहा है, नेगेटिविटी। अब उसने मेंटली उसको क्या कर लिया है, एडॉप्ट। ठीक है, तो एक डिप्रेसिव पेशेंट को जिस तरह से आप और हम इमेजिन करते हैं, वो रियलिटी नहीं। डिप्रेसिव पेशेंट हम में से भी कोई हो सकता है, और कई बार हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कई कंडीशन या हम जिसको डिप्रेशन में समझ रहे हैं, हो सकता है वो सिंपल एक एंजाइटी वाली प्रॉब्लम। लेकिन ये जो सिम्टम्स आपने देखे, ये सिम्टम्स किसके हैं? एक मेजर डिप्रेसिव पेशेंट, सुसाइडल टेंडेंसी। तो सुसाइडल टेंडेंसी इतना कि उससे भी ऐसा नहीं है कि बस लड़ना है, और वो एक फेज जो आता है कुछ सेकंड्स का आता है, जैसे कि आपने सुशांत राजपूत की केस करी, कोई कुछ सेकंड्स का फेज आता है। अगर वो टल जाए तो वो समय निकल जाता है। इसलिए ऐसे पेशेंट को अकेला छोड़ना बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि उस दौरान ना कोई साथ में रहेगा, फैमिली मेंबर साथ में रहेंगे, तो ये फेज आने के चांसेस क्या रहते हैं वहां पर, कम रहते हैं। तो देखो, मेजर डिप्रेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय major depression is characterized by sad mood, low energy, sad mood, low energy, loss of pleasure and interest. Loss of pleasure and interest. आप कितनी भी पॉजिटिव बातें कर लें, आप कितना भी पॉजिटिव चीजें दिखाते हैं, लालच दिखाते हैं, यार वहाँ पे ये रहेगा, मजा आएगा, ये वो लेके रहेगा, तो वो कंडीशन ऐसी जैसे दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है, तो सब कुछ भी मिल जाए तो भी कुछ भी नहीं चाहिए। लॉस ऑफ प्लेजर एंड इंटरेस्ट, मतलब हर चीज के बारे में खुद को बार बार जिम्मेदार ठहराना और उसके लिए खुद से घृणा करना, गिल्ट महसूस करना, और गिल्ट से क्रिएट होता है बेटा वर्थलेसनेस। गिल्ट से क्या क्रिएट होता है? वर्थलेसनेस। हमारे रहने या ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। गिल्ट से क्या क्रिएट होता है? वर्थलेसनेस। मींस हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई
मुझे प्यार नहीं करता, बाद में भाई बहनों को प्यार करते, कई कई छोटे बच्चों में इस तरह से देखने को मिलता है। गिल्ट और वर्कलेसनेस, बेटा ये चीज है जो आपकी लाइफ है, खासकर 16 से 21 के बीच में जो लाइफ रहती है, ये बड़ा डेंजरस फेज माना जाता है। क्योंकि कई बार जो बचपन से आपको बोला जाता है वो धीरे धीरे करके गिल्ट इकट्ठी होती है। कई बार क्या होता है, घर वाले में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उनको देखो उनने तो प्रॉपर्टी में पढ़ाई की, उनको देखो उनने तो लालगंज में पढ़ाई की। न्यूज वाले अलग दिखाते हैं, रिक्शे वाले की बेटी आईएएस ऑफिसर बनी, मेरी बेटी अलग मुझसे पूछ रही थी पापा कब चलाओगे रिक्शा। मतलब इस तरह की चीजें दिखाते, अक्सर इन चीजों को थोड़ा और बड़ा दिखाते, मजदूर के बेटे ने पूरा शहर का नाम रोशन किया, इस तरह से कुछ चीजें से दिखाते हैं। और जब भी घर वाले न्यूज पढ़ते हैं उनका तुरंत फोकस आपकी तरफ चले जाता है, इतने आराम है तो इतने ऐश है, उसके बाद भी ये पढ़ाई नहीं कर। तो वो जो गिल्ट जनरेट होती है और फिर बची हुई जो कसर है, वो गिल्ट जो कि हमारे धार्मिक लोग उसको बिना समझे, चीजों को बिना समझे। मैं नागपुर में क्लास ले रहा था, क्लास के बाद बच्चा आया, सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते, मेरे घर में कुछ पूछना, हाँ सर पूछना, क्या सर बात है, ठीक है। जब सब चले गए तो पूछा मुझसे, सर मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, सबको मन लगा के पढ़ाई करता हूँ, बढ़िया सर, लेकिन जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो सब लड़कियों के ख्याल आते हैं, तो ये तो नॉर्मल है। अगर तुम्हें नहीं आते ख्याल तो मुझे लगता कोई प्रॉब्लम है। हमारी जो एज है इसमें आने चाहिए। नहीं सर, हम एक बाबा का नाम लिया, हमको बहुत मानते हैं, उन्होंने बोला कि पुरुष को ऐसे रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके नाम बताओ की बात है। अच्छा महिला बात कुछ लोग आप बाबा पकड़े गए, अभी भी जेल में। प्रॉब्लम ये है बेटा कि आप चीजों को वैसे देखो जैसे वो हैं, ना कि अपने हिसाब से देखो। जेडी कृष्णमूर्ति, रजनीश, बेटा ये बहुत पहले कह चुके थे, ओशो जिनको आप बोलते हैं कि आने वाले समय में तुम्हारी जनरेशन बम के ऊपर बैठी हुई है। आप उन चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हो जिनके बारे में एक युद्ध से बात करना बहुत जरूरी है, और उससे रिलेटेड फिर उसके दिमाग में इतनी सारी भ्रांतियां बैठती जाएंगी, पनपती जाएंगी, जो गिल्ट जनरेट हो। बेटा सबसे बड़ा जो आपको मानसिक अपराधी दिखते हैं उसका सबसे बड़ा कारण क्या रहता है, गिल्ट। हर चीज के पीछे गिल्ट। जब पढ़ाई करते हैं, कई बार आपके समय सोने से पहले आज पूरा दिन बेकार गया है, आज पढ़ाई हो ही नहीं पाई। अब प्रॉब्लम कहाँ है बेटा, सोने से पहले अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो अगला दिन भी बेकार करना है। वो जो गिल्ट जनरेट हो रही है सोने से पहले, उससे आपका अगला दिन भी बेकार। कई बार जब मैं तैयारी करता था उस समय, तो एक बार दिन ऐसा हो जाता था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैसे मैं नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन रात को सोते समय होता था जितना हो सकता था, जो कर सकता था वो किया, कल और बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन बेटा जहाँ आप बोलोगे साला मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, बचपन में से ही ऐसा था, पढ़ने में मन लगता ही नहीं था, ये है वो है, आपने इतने सारे मैसेज। बेटा ये जो आपका माइंड है ये जबरदस्त मशीन है, आप किस तरह के मैसेज भेज रहे हो वहां पे वैसे ही प्रोसेस करेगा वो आने वाले दिन। तो छोटी छोटी चीजों को लेके अपने अंदर गिल्ट क्रिएट कर लेना, ये आगे आने वाले समय में बहुत खतरनाक बन जाता है, क्योंकि ये आपके अंदर क्रिएट कर देगा वर्थलेसनेस। बेटा कोई एग्जाम, कोई पढ़ाई, कोई कंपटीशन आपसे बढ़कर नहीं है, इसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमें मिला है वो क्या है बेटा, लाइफ। जबरदस्त है बेटा, बहुत जबरदस्त है। सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, अपने आप को चीजों को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। किसी के कहने पर अपने आप में बदलाव मत करो। मैंने बहुत कोशिश, लोग मुझे बोलते थे कि सीरियस रहा करो, बहुत बोलते थे सीरियस रहा करो, क्योंकि मैं कविता लिखता था, कहानी लिखता था, पढ़ता लिखता नहीं था, तो मुझसे बोलते थे कि सीरियस रहा करो। और मैंने कोशिश की, एक बार दिन भर सीरियस रहा,
मैंने खुद से देखा, उससे पूछा ये तो मैं नहीं, और फिर मैंने अपने आप को वैसे एक्सेप्ट किया जैसा मैं हूं। मैंने नोट्स वैसे बनाए, जगह जगह कार्टून बने हुए, जगह जगह ट्रिक्स बनी हुई, ट्रिक्स से खुद पढ़ना स्टार्ट किया, फिर बाद में ट्रिक्स से पढ़ना स्टार्ट किया। आप जब खुद के करीब होते हैं, खुद के स्वभाव के करीब होते हैं, खुद के नेचर के करीब होते हैं, तो आपको खींचना नहीं पड़ता, आप अपने आप वहां पर चले जाते हैं। आप अगर किसी वैसा होने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने कुछ वैसा देखा, वो खतरनाक हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो गीता में बार-बार कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, स्वयं को जानो। किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं, किसी दूसरे से लड़ाई भी नहीं है। सबसे बड़ा युद्ध किससे है? अपने आप से। अपने आप को अगर आप जानेंगे तो ये दोनों चीजें व्यक्ति क्या क्रिएट करती हैं? सुसाइडल टेंडेंसी। सुसाइडल टेंडेंसी, ये दोनों व्यक्ति क्या क्रिएट करते हैं? सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये सारे सिम्टम्स किसके हैं? मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से 3 या 4 या उससे ज्यादा या सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप कंडीशन क्या बोलोगे? मेजर डिप्रेशन। अब इसमें बेटा अगर सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गई है तो वो पर्सन बार-बार आत्महत्या करी जाए, इसलिए बेटा ये बोला जाता है कि मेडिसिन काम नहीं करती है, उसको मेंटल सपोर्ट जरूरी है। मेडिसिन काम नहीं करेगी, उसको मेंटल सपोर्ट जरूरी है। अब ज्यादातर लोगों को उसके साथ में रहना जरूरी है, नहीं तो बार-बार अगर जैसे वो अकेलापन रहेगा, ब्रेन ये सोचेगा, क्योंकि उस समय ब्रेन में क्या पहुंच गया है, छोड़ो इन सब चीजों को, इन सब चीजों से मुक्ति पा जाते हैं, मर जाते हैं। लेकिन जो बोला था मर के भी चैन ना मिला तो किधर जाए? आपने मरने की बात का तो सोचा नहीं कि क्या होता, ठीक है? अगर किसी को बोलने से हो जाता रेस्ट इन पीस और रेस्ट मिल जाता तो अभी बोल देते रेस्ट इन पीस। लेकिन उसके बाद की कहानी किसी को पता नहीं, ओके? तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर अगला सेगमेंट पे जाने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि कॉजेज ऑफ डिप्रेशन। उसमें जाने से पहले क्या हम ट्रीटमेंट है कोई डिप्रेशन का? ट्रीटमेंट डिप्रेशन का नहीं है, हाँ सिम्टम्स का ट्रीटमेंट, सिम्टम्स है उनका ट्रीटमेंट और कुछ हद तक उनसे रिलीफ मिल जाता है अगर सपोर्ट रहे, मेंटल सपोर्ट रहे घर वालों का, मेडिसिन चलती रहे साथ में, रेगुलर सामने वाला मेडिसिन देता रहे और कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस आदमी अपने आप को देता है। ये वर्ड बेटा आप समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का मतलब क्या होगा? एफर्मेशन बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशन का मतलब होता है आपको सुझाव जो आप अपने आप से बोलते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने आप से अकेले में क्या बात करते हैं। बेटा आप अपने आप से अकेले में जो भी बात करते हैं आप वही हैं, क्योंकि दूसरों को दिखाने के लिए आप बहुत सारी अलग-अलग चीजें बोलोगे, अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट करोगे, लेकिन अकेले में अगर आप अपने आप से नेगेटिव बात कर रहे हैं तो बेटा ये आपके वर्क में, ये रिजल्ट में झलकेगा। इस बेटा मैं अगर आपसे बोलूं इट्स वेरी डिफिकल्ट, अब मैं बोल रहा हूं इस वर्ड को रिप्लेस करो जो आपको थोड़ा पॉजिटिव बना दे, बिना मीनिंग चेंज। इजी बोलोगे तो नॉट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हां अगर वो इजी बेटा वो ब्रेक बोलेगा तो झूठ बोलेगा तो एक वर्ड चेंज कर दे, इट्स वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग। आगे बढ़ो। ब्रेन लाइक चेंजेस। आपने एक वर्ड में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। जब आप शब्दों का चयन करना सीख जाते हैं, नहीं ये शब्द गलत है, इसका चयन मुझे नहीं करना, लोगों का चयन करना सीख जाते हैं कि हमें आसपास कैसे लोगों के साथ रहना है,
साइंटिस्ट बोलते हैं आप उन 7 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ में आप रहते हैं, आपकी सोच का एवरेज। मैं जब बोलता था मुझे बताइए कि आपके दोस्त कौन है, मैं बता दूंगा आप कौन। मतलब बहुत कुछ एफर्मेशंस जो हम देते हैं अपने आप को, वो डिपेंड करता है किस तरह के एनवायरनमेंट में हम वहां पर रह रहे हैं। ठीक है, तो केवल मेडिसिन यहाँ पर काम नहीं करती है, साथ में एफर्मेशंस बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। 2005 में मैंने 8-10 पेज लिखे अपनी डायरी में और उसको नाम दिया ईश्वर का संदेश। क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर अगर आपसे और हमसे कुछ कहना चाहता होगा तो किसके थ्रू बोलेगा? डायरेक्ट तो बोलेगा नहीं, किसी को भेजेगा जिसके थ्रू बोलेगा। उसको नाम दिया मैंने ईश्वर का संदेश और वो रोज पढ़ता था 100 दिन तक लगातार, आपको 100 दिन से आपके बिहेवियर में चेंज आने लगा, एफर्मेशंस। उसको फिर मैंने टाइप करवाया, टाइप करवाने के बाद फिर मैं लोगों को देखता था, उनको देता था, धीरे धीरे लंबी चेक करती थी। अब काफी दिन हो गए पता नहीं कहाँ गया, लेकिन आप कुछ भी पॉजिटिव लिखते हैं और सेल्फ एफर्मेशन आप देते हैं, कम से कम 21 दिन तक आपको रेगुलर हो पड़ना है। आपके बिहेवियर में अपने आप चेंज आने लगेगा, जैसा आप बनना चाहते हैं। ये केवल मशीन है, जैसी कमांड आप दोगे वैसा ये परफॉर्म करेगा। इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा कोई आके आपके लिए आप सोचोगे ईश्वर खुद आके बोल देंगे आप ऐसा करेंगे, वहां से किरणें निकलेगी और आप बिल्कुल बदल जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं तेरे द्वारा किए गए कर्मों और मुझसे मिलने वाले फल में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं। मतलब तुम जो भी कर रहे हो और जो रिजल्ट्स आएंगे तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो, कोई यहाँ पर तुम्हारे लिए आने वाला नहीं। ओके, तो यहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ बहुत जबरदस्त बहुत काम करते हैं बेटा एफर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आते बेटा कॉजेस ऑफ डिप्रेशन। नहीं, डिप्रेशन इज ट्रीटेबल। डिप्रेशन बिल्कुल ट्रीट हो सकता है अगर आपके पास तीनों चीजें, मेंटल सपोर्ट, मेडिसिन्स और एफर्मेशंस। अगर आपके पास मेडिसिन भी नहीं है, 2 चीजें, कौन सा? मेंटल सपोर्ट और एफर्मेशन। मेंटल सपोर्ट जैसे बेटा टीचर का, मुझे पर्सनली ये लगता है बेटा टीचर का काम पढ़ाने से ज्यादा ये है कि स्टूडेंट को वो एहसास दिला दे कि तुम बाकी की तरह इंपॉर्टेंट हो। टीचर कहाँ गलती करता है बेटा? क्लास में सबसे ज्यादा ध्यान है उसका टॉपर्स लोग हो गए। बेटा बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रॉब्लम यहाँ पर रहती है। मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ, एक बच्चे के पास जाता हूँ, बोलता हूँ तो परफॉर्म करो, एक बच्चे के पास जाता हूँ तो परफॉर्म करो। और ये नहीं देखता कि वो पढ़ने में कैसा है, वो कैसे मार्क्स ला रहा है, कुछ नहीं, तुम परफॉर्म करो। केवल ये एहसास दिलाना है आपको उस बच्चे को कि वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स ला रहा है। इतना उसको एहसास दिला दो, बाकी सब वो खुद कर लेगा, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। टीचर यहाँ गलती कर देते हैं, जिनको सबसे कम जरूरत है उनमें सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, और जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है उनमें सबसे कम ध्यान देते हैं। ये अंतर टीचर का काम बेटा बहुत बड़ा काम है। लेकिन टीचर को लगता है कि वो आगे बात करेगा, अपनी वाहवाही करेगा, आपने तो ये किया, आपने तो ये किया, तुमने क्या बताएगा, हमारे पर हम तो ये है, हम तो वो है। और मैं 2008 में राजाराम कॉलेज में बाहर खड़ा कर इंतजार कर रहा था, एक टीचर 2 बच्चों को खड़े करके, हाँ तुम ईयर बैग मारो, तुम खड़े हो जाओ, वैसे तुम्हारा ईयर बैग हो चुका है, फिर भी तुम्हें सुधार नहीं। इससे ज्यादा नेगेटिव बात क्या हो सकती है? ईयर बैग के बाद भी वो रेगुलर कॉलेज आ रहा है, ये बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए बेटा इसके लिए, जूनियर्स के साथ बैठ के पढ़ना। और उसके बाद आप बार-बार बेइज्जत कर रहे हैं, बाहर निकले मैडम की कोई बेइज्जती कर रही टीचर्स की, बोले आप अभी नए आए हो। कई बार मेरे टीचर मुझे बोलते थे, मेरे और मेरे टीचर, मैंने बोला मेरे और मेरे टीचर के बीच में एक चीज कॉमन थी, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। एक मेरे टीचर बहस कर रहे थे मुझसे कि
ऐसे नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें करते हो, तुम ये हो, तुम हो, और जब टीचर बनोगे तब पता चलेगा। मैंने कहा जब मैं टीचर बनता आपको जरूर पता चलेगा। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट काम, चाहे बड़े भाई की बात करें, चाहे दोस्त की बात करें, चाहे टीचर की बात करें, ये एहसास दिलाना कि किसी भी रिजल्ट से आप पढ़ के, किसी भी कंपटीशन से आप पढ़ के, बेटा मेरे अपॉइंटमेंट में वो ज्यादा लोग हैं जो क्वालिफाई नहीं हुए। इवन मेरी टॉपिक से कोई बात नहीं होती, मैं कभी रिकॉर्ड नहीं लगाता, मैं अपने लिस्ट में देखता था कि यार इनमें से कौन क्वालिफाई हुआ जिसने मेहनत की थी, और वो आज भी कंटेंट में वो अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है कि एग्जाम में नहीं निकल पाए वो, लेकिन आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर, या फिर कई बार उन्होंने दोबारा तैयार की और अच्छी गेम किया है, उनको ज्यादा जरूरत है। उनको केवल ये एहसास दिलाना है, ये छोटा सा एग्जाम, बेटा कई आप में से कई लोग बहुत पुरानी चीज दिमाग में रखे हुए, कई बच्चे मेरे पास आते, सर 3 बार ड्रॉप लिया था हमने नीट के लिए, नहीं हो पाया सर, कब से दिमाग ऐसे ही कब से लगता है। अरे आपने समय खराब नहीं किया, उस दौरान भी उस प्रोसेस में कुछ सीखने को मिला, और आप सब लोगों से अलग रहेंगे, बाकी लोगों से आप अलग रहेंगे। अगर वास्तव में 3 साल आपने पढ़ा होगा उस समय, अगर बर्बाद किया तो भी भूल जाओ, बर्बाद किया। आज हम अपने आप से क्या बोल सकते हैं, जो हो सकता था वो हुआ, अब हम क्या तय करेंगे, जो हम आगे तय कर सकते, जो आगे वो आज हम जो भी तय करेंगे बेटा वो आगे हमारा भविष्य निर्धारित करने वाला है। टीचर्स की क्लास चल रही थी, सारे टीचर्स, एक टीचर की क्लास चल रही थी, स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, वहां पे उसका टीचर आ गया, देख रहे कि मेरा स्टूडेंट कैसा पढ़ा है। उसने देखा वो जो इसका स्टूडेंट था जो टीचर बन गया था, वो टीचर भी अपनी कॉपी में कुछ लिखे जा रहा है। वो टीचर क्या लिखे जा रहा है, मैं इसको तो पढ़ा ही नहीं सकता हूँ, मैं इसको समझा नहीं सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझा सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, नेगेटिव चीजें पूरी। बच्चों के पास गया वो घूम के, एक बच्चा, मैं इससे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको प्रपोज नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो सारे लोग वहां पर क्या नेगेटिव चीजें लिखे जा रहे हैं। क्या चल रहा है, और मैंने तो इसे सिखाया नहीं, ये क्या पढ़ाई करवा रहा है। फिर टीचर उठे, सारे स्टूडेंट्स उठे, टीचर ने सबकी कॉपियां कलेक्ट की, अपनी कॉपी मिलाई, इतना ढेर लग गया। फिर वो गए कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे, वहां उन्होंने एक गड्ढा खोदा, उसमें सारी कॉपी डाली, और वहां पर उसने आग लगा के बोला, आज मैं नहीं कर सकता कि मौत हुई है। अच्छे थे, बढ़िया थे, लेकिन हमें उनकी याद आती रहेगी। आज हमारे साथ में कौन है, मैं कोशिश करके देखता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद पर यकीन कर सकता हूँ, इनसे हम काम चलाते हैं। लेकिन मौत किसकी हो गई है, मैं नहीं कर सकता। मौत किसकी हो गई है, मैं नहीं कर सकता। जब भी बेटा कभी भी आपको लगे, आज का दिन याद रखना है, आज तारीख है 3 मई 2024, आज किसकी मौत हुई है, मैं नहीं कर सकता। किसकी मौत हुई है, मैं नहीं कर सकता। जब भी लाइफ में लगे, एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश करो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा चलते रहो, छोटे-छोटे स्टेप पे चलते रहो। काफी कठिन था मेरे साथ में जो लोग तैयारी कर रहे थे, जबरदस्त टैलेंट लोग, उनसे मैं कंपेयर करना अपने आप को, लेकिन बिल्कुल छोटे-छोटे स्टेप, कुछ भी समझ में नहीं आता, केवल एक चीज हमेशा याद रहती थी, चलते रहो। अंधेरा नजर आ रहा है तो भी चलते रहो, जब रोशनी की किरण भी नजर नहीं आ रही तो भी चलते रहो, जब लगता है हार बिल्कुल निश्चित है तो भी चलते रहो। रुकना नहीं बेटा, कब आपको उस लाइन को क्रॉस कर जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इंपॉर्टेंट क्या बेटा, किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन की इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेडिसिन से ज्यादा इंपॉर्टेंस है एक मेंटल सपोर्ट। अपने दोस्त का हो सकता है, अपने टीचर का हो सकता है, अपने भाई का हो सकता है, घर वालों का हो सकता है, और साथ ही साथ सेल्फ रेफर्मेशन। बेटा डायरी जरूर मेंटेन करो, लिखो, अगर नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे हैं तो भी लिखो, लिखने से आपके दोनों हेमिस्फीयर बराबर काम करते हैं।
तो आप एक डायरी सब लोग जरूर मेंटेन करो, उसमें जो समस्याएं आपको लग रही है कि लाइफ में क्या क्या समस्या है, आपको लिखोगे, जब लिख लोगे आपको लगेगा कि कुछ नहीं। तो बेटा हमारा ब्रेन क्या करता है, बहुत सारी फाइलें खुली है एक साथ, बेटा कंप्यूटर पे 50 फाइल एक साथ खोल दोगे क्या हो जाएगा, ये आपने कहा था एक टाइम पे बहुत सारी फाइलें खोल दे दो क्या हो जाता है, हो जाता है। एक एक करके जब आप लिखोगे तो एक करके फाइल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आपको लगेगा यार ये तो कुछ नहीं है, जो मुझे लग रहा था ये उतना कठिन नहीं है। ओके, हाइपोथेसिस ऑफ डिप्रेशन, कॉजेस ऑफ डिप्रेशन का बेटा पहली लाइन लिख लो, जो हमेशा बोलते रहते बोलो, स्टिल नॉट क्लियर, लिख लो स्टिल नॉट क्लियर। Still not clear. अभी तक क्लियर नहीं है, मतलब हम किसके ऊपर चल रहे हैं बेटा, हाइपोथेसिस। अब दो हाइपोथेसिस है बेटा यहाँ पे, और इसी से सीधा क्वेश्चन बनेगा, सीधा नाम से क्वेश्चन बनेगा। पहली हाइपोथेसिस है मोनोअमीनर्जिक हाइपोथेसिस of depression. Monoaminergic hypothesis of depression. दूसरी हाइपोथेसिस है न्यूरोट्रॉपिक हाइपोथेसिस of depression. Neurotrophic hypothesis of depression. Monoaminergic hypothesis of depression. Neurotrophic hypothesis of depression. Monoaminergic. बेटा यहाँ पर दो मोनोअमीन्स की बात की जा रही है। ये दो मोनोअमीन्स हैं, जिनकी पहले भी बेटा मैंने बेसिक क्लासेस में बात की थी। नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। बेटा नॉरएड्रेनालिन जो रहता है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है अलर्टनेस के लिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अलर्टनेस, आपको अलर्ट करता है। क्या करता है ये अलर्ट? एग्जाम के तुरंत पहले आपको सब समझ में आने लगा, क्या रिलीज हुआ है, नॉरएड्रेनालिन। एग्जाम के 2 घंटे पहले आप जो देख रहे हो याद होता जा रहा है, इसके कारण नॉरएड्रेनालिन आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। बिकॉज़ ऑफ नॉरएड्रेनालिन आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन बेटा अगर नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम हो जाएगा ब्रेन में, अलर्टनेस भी बढ़ेगी। इस बेटा अभी आप यहाँ पर बैठे हो और मैं आपसे बोलूं रिजल्ट आ गया, तो अचानक से कुछ समय तक बिल्कुल पजल हो जाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एक आदमी जो डिप्रेशन में उसका नॉरएड्रेनालिन का लेवल नॉर्मल से काफी कम रहेगा। इस बेटा आप रोड पे चल रहे हो, पीछे से कहीं किसी ने हॉर्न दिया, आप अचानक से एक तरफ हो जाते, आप अलर्ट हो जाते बिकॉज ऑफ नॉरएड्रेनालिन। लेकिन बेटा एक डिप्रेशन वाला पेशेंट, इसमें नॉरएड्रेनालिन का लेवल ब्रेन में कम है, वो ट्रेन की पटरियों पे नहीं चलता रहा है, पीछे से ट्रेन हॉर्न बजा रही, आओ चढ़ मतलब उसे किसका डर नहीं है, मरने का डर। बेटा मरने से डरते क्यों नहीं है? जो डिप्रेशन के पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि किसका लेवल कम रहता है बेटा उनके में? सेरोटोनिन को बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ हैप्पीनेस। न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ हैप्पीनेस, जो हम खुश रहते हैं, खुशी की जो फीलिंग आती है उसका कारण है सेरोटोनिन। तो ये थ्योरी क्या होती है बेटा, ब्रेन में इसका लेवल कम हो जाएगा नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाएगा, वो क्या कॉज करेगा, डिप्रेशन। बेटा दिस थ्योरी सजेस्ट
So this theory suggests that depression is associated with deficiency of noradrenaline and serotonin in cortical and limbic area of brain. बेटा लिम्बिक एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? बिहेवियर और इमोशंस को। कॉर्टिकल एरिया है बेटा ये अलर्टनेस को, चीजों से एसोसिएट करने को। तो इन दोनों एरियाज में नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन का लेवल क्या हो गया? कम हो गया। और इनका लेवल कम हो गया तो ये क्या कॉज कर रहा है? डिप्रेशन। बेटा अगर आप इस थ्योरी को सही माने, इस हाइपोथेसिस को सही माने, तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो? नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाओगे या फिर सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाओगे। अब बेटा इस थ्योरी में लिमिटेशन कहां पर है समझो। अगर एक चीज क्लियर हो गई कि नॉरएड्रेनालिन का लेवल कम होने से क्या हुआ था? डिप्रेशन। या सेरोटोनिन के लेवल कम होने से क्या हुआ था? डिप्रेशन। तो आप दवाई खाओगे जो नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाती है, आप मेडिसिन खाओगे जो कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाती है, तो इससे तुरंत डिप्रेशन क्या हो जाना चाहिए? ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन बेटा डिप्रेशन का ट्रीटमेंट जब चलता है तो 1-1.5 महीने तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं आता। तो ये थ्योरी कहां फेल होती है बेटा? रिजल्ट आने में कितना टाइम लग रहा है? 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कई बार 3 महीने। अगर इस थ्योरी को हम सही मानते हैं तो तुरंत किसका लेवल बढ़ा दो बेटा ब्रेन में? तुरंत किसका लेवल बढ़ा दो? सेरोटोनिन का हम लेवल बढ़ा दो कि नॉरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ा दो कि क्या ठीक हो जाने के डिप्रेशन। आदमी डिप्रेशन में था, आपने टैबलेट खिलाई, बताओ क्या कर रहा है? आई एम पॉजिटिव। डिप्रेशन इतना नेगेटिव कोरोना पॉजिटिव भी नहीं हो सकता। ये लोग रहते हैं तो डिप्रेशन में कोई है, अचानक से क्या हो सकता है बेटा? वो क्या हो सकता है? ठीक हो सकता है। लेकिन ये थ्योरी बेटा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। अभी अधिकतर मेडिसिन बेटा इसी थ्योरी को मान के बनाएंगे। अब मुझे आप ये बता बेटा कि ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? या ब्रेन में डोपामिन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छी बताओ, आप में से कोई बता सकता है नेचुरली सेरोटोनिन का लेवल किसमें होता है? कौन से फ्रूट्स में होता है? अच्छा आपने सभी ने देखा बेटा भारत में एक सर्वे किया गया, उसमें सबसे कम डिप्रेशन के पेशेंट थे साउथ इंडिया और ईस्ट कोस्ट एरिया। सबसे कम डिप्रेशन के पेशेंट थे साउथ इंडिया और ईस्ट कोस्ट एरिया। तो फिल्मों से भी पता जाता है ना। आपने फिल्मों को आप देखोगे दिमाग लगाने नहीं, विलेन हमेशा कहाँ रहेगा? हवा में। बस देखो मेरी श्रीमती जी पढ़नी मुझे परेशान रहती थी, क्या तो क्या कहती थी, क्या मुझे देखना कई बार देखने के बाद देख रहे हो ये मेरे को अच्छा लग रहा है। आपको दिमाग नहीं लगेगी, कहानी बड़ी अच्छी रहती, स्टोरी बड़ी अच्छी रहती, फिल्मों के नाम बड़े अजीब तरीके आपको मिलेंगे। जीत नहीं दूंगा, मार डालूंगा, अब यही बचा है, पैदा ही नहीं होने दूंगा। उनके नाम बड़े अजीब तरीके आपको मिलेंगे, उनके डायलॉग एक मजेदार रहता है। अब पूरा का साउथ इंडिया ईस्ट कोस्ट एरिया में डिप्रेशन के पेशेंट सबसे कम पाए गए और उसका कारण समझो बेटा, वहां के लोगों में कॉमन क्या है?
इडली सांभर काला कलर इडली सांभर वेरी गुड और लगाओ मां नारियल काला का वहां के लोगों में आप देखोगे हमेशा खाना केले के पत्ते पे रख के खाते हैं बेटा जो बनाना लीफ रहती है उसमें क्या रहता है सेरोटोनिन अरे भाई बनाना लीफ में क्या रहता है सेरोटोनिन अब इन्होंने इसको रिचुअल बना दिया वो क्या बोलते हैं अगर केले के पत्ते पे रख के खाना नहीं खाते हैं तो ये अपशगुन है तो खाली पे रख के नहीं खाते बेटा खाली पे भी पत्ते रखते खाली के ऊपर भी पत्ता रखते हैं तो उसके पीछे का कारण अगर आप बेसिक रीजन समझोगे तो बनाना लीफ में एप्रोप्रिएट अमाउंट किसका रहता है सेरोटोनिन मींस वहां पर नेचुरली लोगों में डिप्रेशन के चांसेस क्या रहेंगे कम है ओके तो हमारा यहां पर अगर देखें इस थ्योरी को सही माने हम आप समझिएगा देखो क्या रहता है कि एक जनरेशन में अगर नॉरएड्रेनालिन का लेवल सेरोटोनिन का लेवल बना हुआ है उसकी जो अगली जनरेशन आएगी उनमें डिप्रेशन के चांसेस क्या रहेंगे बेटा कम रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा वो यहाँ आके डिप्रेशन में आ जाएंगे अब उनका ब्रेन कैसा हो गया उसके अकॉर्डिंग उनका ब्रेन बन गया इतनी सारी चीजें हैं अगर माँ अगर एक लेडी प्रेग्नेंट है उस दौरान उसको नेगेटिव चीजें बोली जाए उसको डराया धमकाया जाए वो बच्चा 100% डिप्रेशन में होगा वो रहेगा आने वाले समय में तो क्या बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर रहते हैं उनमें से केवल एक फैक्टर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ठीक है बच्चे आपने आप आपने अगर नहीं देखी हो तो जरूर आप देखना एक मूवी बनी है सैडिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ऊपर स्पाइडर हाँ सर देखें प्रेगनेंसी के दौरान वो लोगों के रोने की आवाज सुनता है बच्चा तो जन्म के बाद उसको बहुत अच्छा लगता है लोगों को अब लोग कब रोएंगे जब कोई मरेगा अब कोई मरता नहीं तो कोई जाके धक्का देते हैं ब्रेन का बहुत कुछ चीजें कहाँ बन जाती है बेटा माँ के घर में बहुत सारी चीजें बन जाती है इसलिए आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडी के बारे में क्या बोला जाता है उसको अच्छे शास्त्र पढ़ने के लिए दो उसको ज्यादा से ज्यादा खुश रखो कमरे का एनवायरनमेंट आप अच्छा रखो जहाँ वहाँ ज्यादा अंधेरा नहीं रहना चाहिए ये सारी चीजें बेटा जो बनाई गई थी जो ऐसा नहीं था कि वो लोग बेवकूफ थे और आज हम बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए ये बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है बेटा आप ये आप आज तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि उन लोगों में डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा रहे उनकी मां कि आप उस समय कैसी कंडीशन थे आप क्या सोच रहे थे जब ये बच्चा गर्भ में था जो बहुत सारी कहानियां हैं कि मां के गर्भ में अभिमन्यु ने सीख ली ये सारी कहानियां आपको बहुत कुछ बताती हैं ये बताती है आपको कि इनके पीछे कुछ साइंस था इसलिए बहुत कुछ माँ के गर्भ में जब बच्चा है तो आप जितना ज्यादा वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकोगे नई पीढ़ी को और उतना बेहतर आप बना रहे ठीक है अब यहाँ पर हम थोड़ा सा बेटा समझेंगे कि इससे क्या अकॉर्डिंग आपको ड्रग का मैकेनिज्म बनेगा जैसे ये बेटा नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन है नॉरएड्रेनर्जिक न्यूरॉन यहाँ पर क्या बना हुआ है नॉरएड्रेनर्जिक ये बना हुआ है नॉरएड्रेनालिन ये नॉरएड्रेनालिन रिलीज हुआ इसका कुछ पार्ट नॉरएड्रेनालिन का माओ ए एंजाइम से मेटाबोलाइज हो जाता है कौन से एंजाइम से माओ ए एंजाइम इसको मेटाबोलाइज कर देता है अब ये जब रिलीज होता है नॉरएड्रेनालिन तो ये ब्रेन में अपने अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होता है ब्रेन में अपने अल्फा रिसेप्टर से बाइंड होता है और मेंटेन करता है अलर्टनेस सभी को मतलब तो पता है अलर्टनेस का आपकी क्षमता कहीं ना बढ़ जाएगी अलर्टनेस को मेंटेन करता है नॉरएड्रेनालिन बना हमारे ब्रेन में बनने के बाद रिलीज हुआ रिलीज होने के बाद उसने क्या मेंटेन की अलर्टनेस ज्यादा रिलीज ना हो तो यहाँ पर प्रीसाइनेप्टिक रिसेप्टर रहता है अल्फा 2 रिसेप्टर ये प्रीसाइनेप्टिक रिसेप्टर है इसका काम क्या बेटा ऑटो कट
ये फर्दर नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये फर्दर नॉरएड्रेनालिन के रिलीज को क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ज्यादा आगे नॉरएड्रेनालिन रिलीज नहीं होगा। लेकिन बेटा एक बार के रिलीज में लाखों मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं, और लाखों में से मान लो बेटा केवल 40,000 यूज हुए, तो कितने एक्स्ट्रा बचे, 60,000। अब बेटा जो 60,000 मॉलिक्यूल बचे हैं उनका रीअपटेक होता है, ताकि वो क्या ना हो, उनका नुकसान ना हो, उनका रीअपटेक होता है प्रोटीन से। उस प्रोटीन को बोला जाता है नेट। उस प्रोटीन को क्या बोला जाता है, नेट। नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। एन का फुल फॉर्म क्या बेटा, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। ये वापस यहां पर आया और वापस जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल थे बेटा, हमारे अलर्टनेस मेंटेन करने की मालूम कितने मॉलिक्यूल की जरूरत है बेटा, 40,000। एक्स्ट्रा कितने थे, 60,000। ये 60,000 वापस यहां पर आ जाए तो आगे रिलीज हो, और ये साइकिल लगातार क्या होती रहती है, चलती रहती है बेटा। इसे बोला जाता है रीअपटेक। इसे क्या बोला जाता है, रीअपटेक। दोबारा से वापस जाना क्या हो जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रीअपटेक। रीअपटेक कौन से प्रोटीन्स के थ्रू होता है बेटा, नॉन एपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू क्या होता है, रीअपटेक। ओके, अब हमें डिप्रेशन का अगर ट्रीटमेंट करना है, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे। अगर हमें डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना है तो नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि क्या बढ़ जाए, अलर्टनेस। क्योंकि अलर्टनेस का उल्टा है डिप्रेशन। अलर्टनेस का उल्टा क्या है, डिप्रेशन। अब आप लोग मुझे बता बेटा, कितने तरीके से हम डिप्रेशन को ठीक कर सकते हैं, यहाँ देखिए बताओ। वेरी गुड। इसको ब्लॉक करते बेटा, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर, मतलब कौन से ड्रग दे सकते बेटा, अच्छे से मार्क करते जाना। मैं आपको आगे बताऊंगा ये, ठीक है। करते मेडिटेशन हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर। प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर, हां रिलीज करवा, स्टिमुलेशन को ब्रेक करवा दो अपने आप में। और क्या कर सकते हो, आपके सामने ही आंसर है। रीअपटेक को बंद कर दो। वेरी गुड। किसको इलिमिनेट कर दे, रीअपटेक को इलिमिनेट कर दे। रीअपटेक इनहिबिटर्स मतलब कौन से ड्रग आ जाएंगे यहाँ पे, नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, नॉरएड्रेनालिन के रीअपटेक को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं। और वो वेरी गुड, मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म कैसे रोक सकते हैं, जल्दी बोलो, MAO-A इनहिबिटर। बेटा यही याद रखते हैं, मैं आगे बताऊंगा। ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, MAO-A एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो नॉरएड्रेनालिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा तो ज्यादा रिलीज होगा, ज्यादा रिलीज होगा तो क्या बढ़ जाएगी, अलर्टनेस। तो जल्दी बोलो, नॉरएड्रेनालिन लेवल कितने तरीके से बढ़ा सकते हो, MAO-A इनहिबिटर। दूसरा प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 ब्लॉकर, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये माना जाता है नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो जितने भी नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर है वो कौन से प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं, नेट। कौन से प्रोटीन को ब्लॉक करते हैं, नेट को अपना काम नहीं करते। बेटा यहाँ इस डायग्राम को बता देना, क्योंकि बुक से समझ नहीं आएगा, बुक में बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। यहीं पर आपने तीन तरह के ड्रग के मैकेनिज्म रिएक्शन कवर हो गए। हमें अगर डिप्रेशन को ठीक करना है तो किसको बढ़ाना है, अलर्टनेस। अलर्टनेस को बढ़ाना है तो रिसेप्टर को ज्यादा एक्टिवेट करना है। तो इस रिसेप्टर को ज्यादा एक्टिवेट करना है तो रिलीज को बढ़ाना पड़ेगा, नॉरएड्रेनालिन को। अब रिलीज कब बढ़ेगा, जब ज्यादा अवेलेबल रहेगा। ज्यादा कब अवेलेबल रहेगा, जब मेटाबॉलिज्म कम से कम हो। तो क्या करते हैं, MAO-A एंजाइम जो इसको मेटाबोलाइज कर रहा था उसको इनहिबिट कर दिया। दूसरा जो वापस बार-बार जा रहा था, क्या हो रहा था, रीअपटेक, हमने रीअपटेक को इनहिबिट कर दिया। तीसरा जो नेगेटिव फीडबैक भेज रहा था प्री साइनेप्टिक अल्फा 2, हमने उसको ब्लॉक कर दिया, नेगेटिव फीडबैक नहीं भेज पाएगा।
मतलब लगातार क्या होता रहेगा, रिलीज होता रहेगा। इसको ऐसे समझो बेटा, आपके घर में आरओ वाला सिस्टम है, पानी भरता जा रहा अचानक बंद हो जाएगा पानी भर। क्यों? क्योंकि क्या लगा, नेगेटिव फीडबैक। अगर आप नेगेटिव फीडबैक बंद कर दो तो पानी भरता रहेगा और पानी फैलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप नेगेटिव फीडबैक रोक दोगे थोड़ा समय के लिए, तो लगातार क्या चीज हो जाती है, उस दौरान क्या बढ़ जाएगी, अलर्टनेस। और अलर्टनेस का बढ़ना मतलब किसका ट्रीटमेंट, अलर्टनेस का बढ़ना मतलब किसका ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का। मतलब क्लियर बेटा, ये डायग्राम जरूर अच्छे से बना देना बेटा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझो, ठीक है। कितने तरीके हो गए, पहला रिवर्स माओ के इनहिबिटर पहला तरीका हो गया, दूसरा प्री साइनेटिक अल्फा 2 ब्लॉकर, तीसरा नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब यही थ्योरी क्या बोलती बेटा, इसके लेवल को बढ़ाना है, मेरे बोलो नॉन एड्रेनालिन वाला हो गया, अब किसके लेवल को बढ़ाना है, सेरोटोनिन, इसके लेवल को बढ़ाना है सेरोटोनिन। अब हम सेरोटोनिन न्यूरॉन देख लेते हैं, सेम ऐसे ही बेटा, सेरोटोनिन न्यूरॉन में थोड़ी सी चीजें अलग है, उनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन है, सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन में यहाँ पर क्या भरा रहता है, यहाँ पर क्या मिल रहता है आपका, सेरोटोनिन। ये रिलीज हुआ आपका सेरोटोनिन 5-HT। अब इस सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म भी कौन करता है, माओ क्या है, और स्पेशली बेटा यहाँ पर भी डोमिनेट कौन सा कर रहा है, माओ ये मेटाबोलाइज कर देते हैं। फिर बचा हुआ सेरोटोनिन जो रिलीज होगा, ये जाके बाइंड होगा अपने मेन रिसेप्टर जो आपको खुशी देता है, जो आपको खुश लगता है, वो रिसेप्टर है बेटा 5-HT1A रिसेप्टर। जब इस रिसेप्टर से आके ये सेरोटोनिन जुड़ेगा, it will create pleasant behavior, happiness। क्लियर? जब सेरोटोनिन किससे जाके जुड़ा बेटा, पोस्ट साइनेप्टिक 5-HT रिसेप्टर बेटा, ये कहाँ पे बात कर रहे हैं, ब्रेन में। एरियाज मैंने आपको बताई थी बेटा, कौन से एरियाज, कॉर्टिकल एरिया और लिम्बिक एरिया से, वहां पे इस रिसेप्टर की एक्टिविटी को आपको क्या करना है, बढ़ाना। अब एक्स्ट्रा जो अब जो इसके रिलीज को रोकने वाला, यहाँ पर भी प्री साइनेटिक रिसेप्टर है, यहाँ पर प्री साइनेटिक रिसेप्टर है 5-HT1, इसमें A और D दोनों होते हैं बेटा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछले बार भी आपने से कोई पूछ रहा था कि आपको केवल टाइप ऑफ रिसेप्टर इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन ऑफ रिसेप्टर भी इंपॉर्टेंट है। 5-HT1 यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, हैप्पीनेस को बढ़ा रहा है, यहाँ उल्टा है, रिसेप्टर होती है लेकिन क्या चेंज हो गई, लोकेशन। अब यहाँ पर जैसे ही आपका ये पहुंचेगा, ऑटो रिसेप्टर का काम, प्री साइनेटिक रिसेप्टर का काम क्या रहता है, यदि वो अभी हमने पढ़ा था, ऑटो कैप्टर, ये नेगेटिव फीडबैक भेज देगा, क्या कर देगा, नेगेटिव फीडबैक भेज देगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो, जैसे कि आपने वहां भी देखा था, एक्स्ट्रा सेरोटोनिन का क्या हो जाएगा, बोलो रीअपटेक। यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेरोटोनिन का क्या हो जाएगा, रीअपटेक। और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो है SERT। व्हाट इज SERT? कौन है, SERT, यदि बोलो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, क्या होगा बेटा, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, SERT, सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन। इनका काम है क्या करवाना, रीअपटेक करवाना। इनका काम क्या करवाना बेटा, रीअपटेक करवाना। रीअपटेक करवाना, इनका काम क्या बेटा, रीअपटेक करवाना। अब यहां तक देख के आप मुझे बता सकते हो बेटा कि आप सेरोटोनिन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हो। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट मतलब इसके लेवल को बढ़ाना है, सेरोटोनिन। जब कैसे बढ़ाओगे,
कौन यूज करोगे? माओ ए इनहिबिटर। तो यहाँ भी काम में आएंगे, मतलब एक बार माओ ए इनहिबिटर आपने दे दिया तो वो किसके लेवल को बढ़ाएगा? नॉरएड्रेनालिन के लेवल को बढ़ाएगा और सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाएगा। एक काम हो गया। अब क्या करोगे बेटा? रीअपटेक को इनहिबिटर, रीअपटेक इनहिबिटर इन्हें हम क्या बोलेंगे? सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। तीसरा तरीका है बेटा, किस रिसेप्टर को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। कौन से? प्रीसाइनेटिक लिक्विड थोड़ा सा ही कठिन हो जाता है, क्योंकि कई बार हम इसको ब्लॉक करने जाते हैं तो ये भी ब्लॉक हो जाता है। तो या तो कोई ड्रग सिलेक्टिवली किसको ब्लॉक करे? केवल प्रीसाइनेटिक को, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसको ब्लॉक करना भी एक तरीका हो सकता है, आगे हम कुछ ड्रग में पढ़ेंगे, लेकिन कोई इफेक्टिव तरीका नहीं। और इसके आगे की थ्योरी मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बुक में नहीं दी गई। तो बेटा बहुत अच्छे से सुनना। इतना क्लियर बेटा, कितने तरह के ड्रग आपने देख लिए जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं? 2 प्रकार, यहाँ पर बेटा 6 अब भी हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली तीसरा थोड़ा सा इफेक्टिव नहीं है। तो मैं 5 हो, 5 में बेटा ये तो कॉमन ही है। माओ इनहिबिटर 4 हो गए, माओ ए इनहिबिटर, दूसरा नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, तीसरा प्रीसिनेटिक अल्फा 2 ब्लॉकर, चौथा सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। पता हो जाएगा सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो आप क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ते हैं? एंटीडिप्रेसेंट के नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर और Na+5-HT रीअपटेक इनहिबिटर। मतलब ऐसे ड्रग जो दोनों के रीअपटेक को क्या करते हैं? इनहिबिट करते हैं। एक ड्रग कौन सा होगा बेटा? नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिट कर रहे हैं। दूसरे ड्रग क्या हो गए? सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तीसरी तरह के ड्रग क्या हो गए? दोनों के रीअपटेक इनहिबिट करेंगे, दोनों के रीअपटेक इनहिबिट करेंगे तो ब्रेन में किसका लेवल बढ़ जाएगा? नॉरएड्रेनालिन का। और किसका लेवल बढ़ जाएगा? सेरोटोनिन का। मतलब क्या बढ़ जाएगी? अलर्टनेस। मतलब क्या बढ़ जाएगी? हैप्पीनेस। अभी बोथ आर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। इसका ट्रीटमेंट है डिप्रेशन। अब एक यूनिक चीज निकल के आई, जब वो लोग डिप्रेसिव और साइको पेशेंट के ब्रेन का एनालिसिस कर रहे थे, तो उन्होंने वहां पर एक चीज देखी कि जितने भी डिप्रेसिव पेशेंट हैं, इनके ब्रेन में ये 2 रिसेप्टर हाइपर एक्टिव हैं। कौन से 2 रिसेप्टर? 5-HT2 रिसेप्टर और 5-HT3 रिसेप्टर। डिप्रेसिव पेशेंट में ये रिसेप्टर हाइपर एक्टिव थे, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया बेटा कि हम ये रिसेप्टर की ज्यादा एक्टिविटी क्या कॉज कर सकती है बेटा? डिप्रेशन। क्या कॉज कर सकती है? डिप्रेशन। इसको अलग से लिखो बेटा कहीं कोने में। ओवर एक्टिविटी ऑफ overactivity of 5-HT2 receptor, overactivity of 5-HT2 receptor and 5-HT3 receptor, overactivity of 5-HT2 receptor and 5-HT3 receptor may cause depression. Overactivity of 5-HT2 receptor and 5-HT3 receptor may cause depression. मतलब अब आपको डिफरेंशिएट कर देना बेटा, हमें कौन से रिसेप्टर को एक्टिवेट करना है? 5-HT बेटा मार्क कर देना, हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इनकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा? डिप्रेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें इनकी एक्टिविटी को बढ़ाना है कि कम करना है? बिल्कुल बेटा, इसकी जो आर्टिफिशियल एंटीडिप्रेसेंट हम पढ़ेंगे उसमें आप पढ़ेंगे 5-HT2 ब्लॉकर एंड 5-HT3 ब्लॉकर। मैंने रेड कलर से इसके बनाया बेटा ताकि आपको याद रहे कि ये दोनों हमारे लिए खतरनाक थे और ये हमारे लिए अच्छा है बेटा। अब अधिकतर टीचर को भी दिमाग में कंफ्यूजन रहती होने लगता है कि सेरोटोनिन हमेशा डिप्रेशन को क्या करेगा? कम करेगा। लेकिन बेटा अगर सेरोटोनिन इनसे जुड़ गया तो डिप्रेशन को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो बेटा मैं आपसे ये याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि बेटा एसिटाइलकोलिन का अपना कोई इफेक्ट नहीं है, उसके रिसेप्टर का इफेक्ट। नॉरएड्रेनालिन का अपना कोई इफेक्ट नहीं, उसके रिसेप्टर का इफेक्ट है। तो बेटा न्यूरोट्रांसमीटर का इफेक्ट नहीं होता है, किसका इफेक्ट होता है? रिसेप्टर का। मैंने आप लोगों को, जिन लोगों ने बेसिक क्लास अटेंड की है, मैंने उनको बताया था कि
ड्रग इज लाइक कोच, रिसेप्टर इज लाइक प्लेयर। अल्टीमेटली कौन खेलता है मैदान में? प्लेयर। कौन खेलता है? प्लेयर खेलता है। तो बेटा यहाँ पे आपका वही केमिकल इससे जुड़ा तो क्या आ रहा है? हैप्पीनेस। तो वही केमिकल इनसे जुड़ा है तो क्या आ रहा है? डिप्रेशन। तो बेटा डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे? 5-HT1A एगोनिस्ट और 5-HT2 एंटागोनिस्ट और 5-HT3 एंटागोनिस्ट। का क्लासिफिकेशन में जो आर्टिफिशियल ड्रग है वो इस तरीके से काम करते हैं। ये डायग्राम बहुत अच्छे से बना लेगा बेटा, अगेन मैं बोल रहा हूँ बुक से समझ में नहीं आएगा और अपनी बुक में अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिख लेना ताकि आगे भी कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये हमने यहाँ पर क्या पढ़ा। कोशिश करना अगर इसको दूसरे कलर से बात कर सको कि हमारे लिए कैसे है डेंजरस, हमारे लिए अच्छा कौन सा है? 5-HT1 जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है। तो ये पहली थ्योरी कौन सी होगी बेटा? मोनो एनर्जी। इस थ्योरी में बेटा एक और पॉइंट आप नोट कर सकते हो, देखो by increasing level of dopamine, by increasing level of dopamine in brain, by increasing level of dopamine in brain, we can get stimulating effect. We can get stimulating effect. मतलब वो इनका सपोर्ट करे। अगर हम इनके साथ साथ ब्रेन में जिसके लेवल को बढ़ा दें डोपामिन, और बेटा डोपामिन के लेवल को जब आप बढ़ाओगे तो आप कैसा महसूस करोगे? थ्रिल। आप कैसा महसूस करोगे? थ्रिल महसूस करोगे, आप बेहतर महसूस करोगे, आप अपने काम को बढ़िया तरीके से करना चाहोगे। बेटा डोपामिन क्या है हमारे लिए? डोपामिन हमारे लिए अवार्ड की तरह, डोपामिन हमारे लिए अवार्ड की तरह। अब कुछ जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं कि यार वहां तक जाना और वहां से ये सामान ले आना, लड़कों की बात करना, मैं आपसे बोलूंगा बेटा वहां तक जाना, सामान ले आना, वहीं पर मेरी स्टूडेंट है उसको भी साथ में ले आना। अरे सर क्या मिल गया? डोपामिन रिवॉर्ड। क्या मिल गया? डोपामिन रिवॉर्ड। ठीक है, तो आपका अगर डोपामिन साथ में रिलीज होता है तो वो क्या करेगा? इनकी क्षमता जो दूसरे आपके न्यूरोट्रांसमीटर उनके इफेक्ट